ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ लॉगरिथम एक्सरसाइज। जो मैंने आपके साथ डिस्कशन चल रहा था लॉगरिथम का, एक्सरसाइज नंबर 16 का, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को जरूर रीड कर लीजिएगा कि क्वेश्चंस में क्या क्या हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को भी कॉपी किया है, इसको हम लोग सबसे पहले करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को बच्चों हमने कॉपी कर लिया, इसको हम लोग करने वाले हैं। ये आपके हो गए फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो बच्चों आपको देखना होगा कि इन क्वेश्चंस का जवाब हमको किस तरह से देना होगा। देखिए, सबसे पहले बच्चों अगर आपको सिखाया गया हो कि अगर हम किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, जैसे हमने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स भी कहते हैं। तो अगर किसी का भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अगर 5 है, तो मैंने आपको बताया था कि वो नंबर कहां से कहां लाइक कर सकता है। वो नंबर लाइक कर सकता है 5 से लेकर के 6 तक के बीच में, कहीं पे भी। ये डेफिनेशन होती है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ये मैंने आपको काफी डिटेल में बता दी थी कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पहले तो पूरा आइडिया होना चाहिए। मैंने आपको बताया अगर किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 5 है, तो इसका मतलब वो नंबर कहां से कहां तक लाई कर सकता है, 5 से 6 के बीच में। तो बच्चों हम 5 से 6 लिख देते हैं, और इसके बीच में अगर हम कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो 5 होगा। मतलब 5.5 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 होगा, 5.99 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 होगा, और 5 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 होगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आनी चाहिए कि इसकी डिफाइनिंग रिलेशनशिप क्या होती है। कि सबसे पहले डिफाइनिंग रिलेशनशिप को अगर हम फिर से रिव्यू करें तो हमें ये क्लियर अब हो गया होगा कि अगर हम इस डब्बे का रिजल्ट लेते हैं तो डब्बे का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, एक इंटीजर आता है। उस इंटीजर का नाम क्या है, एन। उस इंटीजर का नाम क्या है, एन। और वो बच्चों नंबर जो होता है वो कहां से कहां लाई करता है, एन से लेकर के n+1 के बीच में। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, दिस इज अ मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि अगर हमारे पास किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर n के इक्वल है, तो वो जो नंबर होता है वो n से लेकर के n+1 के बीच में लाई करता है। आई थिंक बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया, जैसे यहाँ पे 5 क्या है, इंटीजर है, तो इसका मतलब वो नंबर कहां से लाई करेगा, 5 से लेके 5+1, दैट मीन्स 6 तक। उसी तरह से अगर आप बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम फिर से ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है log बेस टू 10। इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो बच्चों मैंने बताया था किसी का भी अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना हो तो वो कहां से लाई करता है, वो दो इंटीजर्स के बीच में ही लाई करता है। देखो भाई, अभी आपने क्या लिखा था कि डब्बे के अंदर क्या है, एक्स है। तो एक्स कहां से कहां लाई कर रहा है, एन से लेकर के n+1 के बीच में। अब बच्चों डब्बे के अंदर क्या है, log 10 to the base 2, तो वो भी क्या लाई करेगा, दो इंटीजर्स के बीच में। क्योंकि बच्चों x क्या लाई करता है, x हमेशा दो इंटीजर्स के बीच में ही तो लाई करता है। इसलिए जो डब्बे के अंदर लिखा हुआ है यानी कि log 10 to the base 2, वो भी क्या लाई करेगा, दो इंटीजर्स के बीच में ही लाई करेगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि बच्चों n इंटीजर है तो n+1 भी तो इंटीजर होगा। तो इसका मतलब अब आपको ये सोचना होगा कि log 10 to the base 2 इसके अगल बगल कौन से दो इंटीजर्स हो सकते हैं। अब बच्चों अगल बगल दो इंटीजर्स लिखने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा लॉग का ही, और वो भी कौन से लॉग का, जिसका बेस क्या हो, 2। तो बच्चों अब आपको लॉग की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि 10 से छोटा नंबर यहां पर आप क्या प्लेस करेंगे, तो आप कहेंगे सर हम यहाँ पे 9 प्लेस कर सकते हैं। तो हमने कहा क्या 9 प्लेस करोगे तो log 9 टू द बेस 2 एक इंटीजर होगा, नहीं, ये इंटीजर नहीं होगा। ये आपको लॉग टेबल से कैलकुलेट करना पड़ेगा जो डेसिमल्स में है। अगर हम 8 लिखते तो तुम कहोगे यस सर, log 8 टू द बेस 2 ये एक इंटीजर होता है, क्योंकि सर हम 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 3 log 2 टू द बेस 2, और ये वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ जाएगा 3। इसका मतलब log 8 टू द बेस 2 क्या है, एक इंटीजर है। तो इसका मतलब बच्चों अगर हमें log 10 टू द बेस 2 को देखना होगा तो ये कहां से कहां लाई करेगा, ये log 9 से log 11 के बीच में नहीं लाई करेगा,
क्योंकि log 9 भी इंटीजर नहीं है और log 11 भी इंटीजर नहीं है। कंडीशन तो यही है ना बच्चों कि ये जो x है वो दो इंटीजर्स के बीच में लाई करना चाहिए जिनकी वैल्यू है n और n+1, यानी इधर वाला 10 से छोटा होगा और इधर वाला 10 से बड़ा होगा। अब बच्चों 10 से बड़े में अगर हम इधर लिखेंगे 11 तो फिर हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि log 11 टू द बेस 2 ये एक इंटीजर नहीं होगा। इसको आपको लॉग टेबल की हेल्प से निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर की हेल्प से निकालना पड़ेगा। log 12 टू द बेस 2, log 13 टू द बेस 2, 14 टू द बेस 2, 15 टू द बेस 2। लेकिन बच्चों जैसे ही हम आ जाएंगे log 16 टू द बेस 2 तो ये वैल्यू एक इंटीजर होगी, क्योंकि बच्चों हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ये बच्चों 4 बाहर आ जाएगा और ये log 2 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आई थिंक बच्चों ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, जो बातें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। क्या ये बातें क्लियर है? चलिए, तो बच्चों अगर आपको ये बातें क्लियर है तो हम ये जो रफ वर्किंग मैंने राइट में की हुई है, तो मैं रफ वर्किंग नहीं करता हूँ, रफ वर्किंग को मैं फाइनली हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि log 10 टू द बेस 2 दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है। एक है log 8 टू द बेस 2 और एक है log 9 log 16 टू द बेस 2। अब बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये मैंने यही वाले लॉग क्यों प्रेफर किए, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स। अब बच्चों जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 को आप इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है, और 16 को आप इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 3 लेस देन log 10 टू द बेस 2 लेस देन 4। क्या ये बात आप सभी लोग को समझ में आ गई? इसका मतलब बच्चों अगर कोई नंबर 3 से 4 के बीच में लाई कर रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 3 होगा। मेरी बात आप लोग समझ गए कि नहीं? आपको किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, log 10 टू द बेस 2, और आप ये जान चुके हैं कि वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 से 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों क्या निकल करके आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये बातें सबको क्लियर हो गई? तो बच्चों इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना था, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तभी आप बच्चों अगले वाले क्वेश्चंस को परफॉर्म करने पाएंगे। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको आप सक्सेसफुली समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपको निकालना है log 10 टू द बेस 3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको निकाल के देना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, वही थ्योरी दोबारा रिपीट करेंगे। हम कहेंगे log 10 टू द बेस 3 किसके बीच में लाई करेगा, दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। एक इंटीजर है n और दूसरा इंटीजर है n+1। तो बच्चों हम लोग को यहाँ पर फिर से देखना पड़ेगा कि log 10 टू द बेस 3 किसके बीच में लाई करेगा, दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो एक इंटीजर क्या है बताइए बच्चों। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 से छोटा नंबर सोचेंगे। तो 10 से छोटा नंबर क्या होगा, 9। तो क्या log 9 टू द बेस 3 इंटीजर होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब आपका काम बन गया। अगर log 9 टू द बेस 3 इंटीजर नहीं होता तो हम 8 पे सोचते, फिर हम 7 पे सोचते, फिर हम 6 पे सोचते, इस तरह से। अब बच्चों ध्यान से देखिए, क्या log 11 टू द बेस 3 इंटीजर होता है, नहीं होता है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। तो log 27 टू द बेस 3 ये बच्चों एक इंटीजर हो सकता है। तो इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 9 को हम क्या लिखते हैं, 3 स्क्वायर, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। 27 को हम क्या लिखेंगे, 3 क्यूब। तो ये क्या हो गया, 2 log 3 टू द बेस 3 क्या हो गया, 1 हो गया। log 10 टू द बेस 3 और ये क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब log 10 टू द बेस 3 किसके बीच में लाई करता है, 2 से 3 के बीच में लाई करता है। ये बात समझ में आ गई, किसके बीच में लाई करता है, 2 से 3 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 2। ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए। आई थिंक बच्चों आप करने का कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमें किस तरह से परफॉर्म करना है, समझ गए? तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log 10 बेस 4, इसे हमें इवेल्युएट करना है।
तो जिन लोगों ने किया इसको एक बार जरा चेक कर लीजिएगा किस तरह से आपने किया होगा। सबसे पहले बच्चों आपको ये तो बात क्लियर हो गई होगी कि log 10 टू द बेस 4 है, तो वो दो इंटीजर्स के बीच में ही लाई करेगा। ये बात तो सबको क्लियर है। अब जो भी आप इंटीजर्स लिखेंगे वो टू द बेस 4 पे ही लिखेंगे। तो बताइए 10 से कम क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर 10 से कम क्या हो सकता है? हमने कहा तुम बताओ 10 से कम क्या लिखेंगे? तुम कहो सर 10 से कम आप 9 लिखिए, तो log 9 टू द बेस 4 इंटीजर होगा 9। 8 होगा? नहीं। 8 के बाद बच्चों ऐसे कम करते चले जाओ, तो आप कहाँ पे रुकोगे जाकर के इंटीजर? तो बच्चों सीधा आपके पास वैल्यू आएगी 4, क्योंकि log 4 टू द बेस 4 1 हो सकता है। तो बच्चों मैंने इसको कम करते करते यानी 8 पे, 7 पे, 6 पे, 5 पे, 4 पे, ये बात बच्चों 4 पे ही आएगा क्योंकि ये वैल्यू log 4 टू द बेस 4 इंटीजर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 8 से आगे हम बढ़ेंगे, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 पे आ जाएंगे हम लोग। 16 को हम लिख देंगे 4 स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा log 10 टू द बेस 4 और ये वैल्यू हो जाएगी 2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एक बार चेक कर लीजिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि log 4 टू द बेस 4 ये वैल्यू कितनी हो गई 1 और log 4 स्क्वायर दैट मींस 2। तो बच्चों जिस नंबर का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है वो नंबर कहां से कहां तक लाई कर रहा है? वो नंबर लाई कर रहा है 1 से लेकर के 2 के बीच में, इसलिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1। क्या बात समझ में आ गई? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1। मेरे ख्याल से सभी लोगों को ये बात क्लियर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है ध्यान से। उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास है डिनोमिनेटर में लिखा है 0.530। तो बच्चों आपको डिनोमिनेटर को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टी सारी पढ़ाई हुई है और मैंने आपको बताया था कि लॉग ए बी जो होता है वो 1/log बी ए के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। तो बच्चों ये जो 1/log 13 टू द बेस 0.5 है, अगर हम इसको ऊपर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? log 0.5 टू द बेस 30। ये कुछ ऐसा बन करके क्रिएट होता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 0.5 टू द बेस 30 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्यों भाई, ये बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर? और बच्चों अगर क्लियर नहीं है, 0.5 आपको बहुत ही कम समझ में आता है, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप जो 0.5 को लिख दो 1/2। 0.5 को क्या लिख दो? 1/2। और 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर -1। 1/2 को क्या आप लिख सकते हैं? 2 की पावर -1। और बच्चों मैंने आपको बताया था अगर बेस की पावर होती है तो बेस की पावर भी रेसिप्रोकल होकर के बाहर आती है, तो ये बन जाएगा ये -log 13 टू द बेस 2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब बच्चों देखो log 13 टू द बेस 2 के बारे में इंटरप्रेट करना आसान काम है। आसान काम है ना? तो पहले हम log 13 टू द बेस 2 को इंटरप्रेट कर लेते हैं। ये दो log के बीच में लाई करेगा जिसका बेस क्या हो? 2 हो। तो 13 से छोटा क्या होगा? 12, 11, 10, 9, 8। 8 का मतलब 2 की पावर 3। 13 से बड़ा क्या होगा? 14, 15, 16 मतलब 2 की पावर 4। इसका मतलब log 13 टू द बेस 2 कहां से लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है 3 से लेकर के 4 के बीच में। ये बात समझ में आई? लेकिन बच्चों हमें log 13 टू द बेस 2 तो चाहिए नहीं था, हमें तो माइनस चाहिए था। क्या चाहिए? -log 13 टू द बेस 2। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। और बच्चों आपको सिखाया गया है कि इन इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करते ही उसका साइन रिवर्स हो जाता है। तो इसका मतलब अगर इस बात को आप लिखेंगे तो पूरा आप लिखना चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, वरना मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं कि माइनस मल्टीप्लाई करने पर -log 13 टू द बेस 2 -4 से -3 के बीच में लाई करेगा। और बच्चों अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो आप पूरा भी लिख सकते हैं कि पहले माइनस मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज करो, फिर आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, आपने क्या निकाला है? -log 13 टू द बेस 2। ठीक है, आपने ये निकालना कि ये कहां से कहां लाई कर रहा है। ठीक है, और ये कहां से बना था? इसका मतलब ये था। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट बच्चों ये नहीं थी। हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? इसका रेसिप्रोकल। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? इसका रेसिप्रोकल है। तो हम क्या करेंगे? इसको पूरे को रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने से बच्चों ये नंबर कहां से लाई करेगा? फिर से इन इक्वेशन का साइन पलट जाता है। तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो बच्चों ये -1/3 से
क्या करेगा, -1/3 से -1/4 के बीच में लाई करेगा। ये बात समझ में आ गई? क्यों भाई, रेसिप्रोकल करने से ये -1/3 से -1/4 के बीच में लाई करेगा। अब बच्चों जब ये लाई करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, अगर कोई नंबर -1/3 से -1/4 के बीच में लाई करता है। तो बच्चों यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो 1/3 कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं होगा। 1/4 कहाँ होगा, वो भी यहीं पे कहीं होगा। तो -1/3 कहाँ पर होगा, यहाँ होगा। -1/4 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये जो नंबर होंगे -1/3 से -1/4, ये -1 से 0 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -1 होगा। तो बच्चों अब हम अगर इसका आंसर लिखेंगे कि अगर हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ, तो आंसर क्या आएगा इसका, -1 आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर होगी बच्चों? तो बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, जो आपने इनइक्वेशंस वगैरह पढ़ी है उसको मैंने बहुत अच्छे से यूज किया और क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो बच्चों जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 24 को जब हम करेंगे तो आपको सबसे पहले 24 को करने से पहले ये जो स्क्वायर रूट बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, आप सबसे पहले इन बड़े बड़े स्क्वायर रूट को बनाइए, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये पहला स्क्वायर रूट, ठीक है, फिर ये दूसरा स्क्वायर रूट, ठीक है, फिर ये तीसरा स्क्वायर रूट, ठीक है, फिर ये चौथा स्क्वायर रूट। तो बच्चों अब आप ये पैटर्न समझिएगा, क्योंकि इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी होते हैं एग्जाम्स में। यहां पर क्या लिखा है बच्चों, 4 - 1/3 रूट। फिर क्या लिखा है, 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 4 - 1/3 रूट। तो क्या ये प्रोसेस बच्चों ऐसे चलता चला जाएगा? इसी को तो देख के आपको तकलीफ हो रही कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। इतने सारे अगर टर्म्स हम लोग को एक साथ इकट्ठे दे दिए जाएं और जो इन्फिनिटी तक चल रहे हैं, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बच्चों उन क्वेश्चंस को करने की स्ट्रेटजी ये होती है कि पहले ये जो बड़ा सा टर्म आपको नजर आ रहा है, इस बड़े से टर्म को सबसे पहले हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, x। इसका आंसर क्या है, x। अब बच्चों x को निकालने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो हमने कहा ये जो एक्सप्रेशन आपका राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही टेंड कर रहा बिना रुके। तो हमने कहा अगर बच्चों कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप गंगा जी से एक बोतल पानी अपने घर में लेकर के आ जाओ, तो गंगा जी को पता नहीं पड़ेगा कि आपने मेरे में से एक बोतल पानी की निकाल ली है कि नहीं है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जो समुद्र होता है, यानी समुद्र क्या होता है, इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत ना हो। अगर हम उसमें से एक बूंद पानी कम कर देंगे या उसमें एक बूंद पानी हम ज्यादा डाल देंगे अपने घर से लाके, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो पहले भी समुद्र था और बाद में भी समुद्र है। उसी तरह से बच्चों इन क्वेश्चंस के भी कंसेप्ट, मैं कह रहा हूं कि अभी आपको एक्सप्रेशन क्या नजर आ रहा है। आपने कहा सर इस एक्सप्रेशन को आपने नाम दिया कि एक्स है, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे कि अब इसका क्या नाम है बच्चों, अब इसका क्या नाम है? तो तुम कहोगे सर अभी भी तो ये एक्स है, क्योंकि आपने जो पैटर्न लिखा है वो तो इन्फिनिटी तक है ना। आपने जो पैटर्न लिखा है वो कहां तक है, वो इन्फिनिटी तक है। तो पहले भी एक्स था, और अगर हम उसमें से एक पैटर्न कम कर दें तो भी वो एक्स ही नजर आ रहा है। नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? तो बच्चों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है एक्स। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आपने इससे पहले क्या लिखा था। आपने इससे पहले ये लिखा हुआ था ना, और बाद में क्या लिखा, ये लिखा। ये अभी भी एक्स है और बाद में भी एक्स है। देखो ये अभी भी एक्स है और बाद में भी एक्स। देखो अभी भी इसका नाम एक्स है और बाद में भी इसका नाम एक्स है। तो इसका मतलब आपको ये पैटर्न समझ में आना चाहिए कि आपने इसको नाम दे दिया कि इसका नाम क्या है, ये एक्स। देखो एक्स ही तो था ये, अब ध्यान से देखो एक्स था कि नहीं है। बोलो भाई ये बात क्या सबको समझ में आ रही है, आ रही ना? तो इसका मतलब बच्चों
अब यहाँ पे आप पैटर्न देखिएगा कि मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2 टाइम्स x। ठीक है, 4 माइनस 1/3 रूट 2 टाइम्स x। क्या ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो बच्चों इस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं कि आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आया कि नहीं आया। और बच्चों अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा फिर से देखो, मैंने कहा था इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, x है, तो मैंने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को x ही तो प्लेस किया है, इसका पूरा नाम क्या है, x। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं समझ में आया? तो बच्चों ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, जो पैटर्न मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके पहले वाले स्क्वायर रूट को मैं वापस ले आया। ठीक है, और मैंने उसको लिखा 4 माइनस 1/3 रूट 2, और बाकी की सारी वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दिया, x। तो तुम कहोगे सर x तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन था, अगर बड़ा सा एक्सप्रेशन है तो उसमें एक ही तो वैल्यू कम की। तो मैंने बताया ना कि समुद्र से अगर हम एक बूंद कम कर देंगे तो उसका नाम नहीं बदलता है, उसका नाम तब भी समुद्र रहता है। इसलिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पहले भी x थी और एक कम करने पे भी क्या है, x है। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। जैसे ही बच्चों आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे आपका सॉल्व होकर के आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों मैंने पूरी इक्वेशन में 3 रूट 2 का मल्टीप्लाई करना और एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बना के दे रहा हूं। तो 3 रूट 2 इंटू 4, तो 4 3 जा 12 रूट 2 माइनस एक्स। तो बच्चों हमने पूरी इक्वेशन में 3 रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 रूट 2 इंटू 4 यानी 4 3 जा 12 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ एक्स बचा। अब बच्चों हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखते हैं, 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 रूट 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप सॉल्व करना जानते हैं। 12 3 जा 36, 36 2 जा 72 और 8 9 जा 72। ठीक है, फैक्टराइज आप कर ही लेंगे, तो मैं फैक्टराइजेशन पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों क्या इनके फैक्टर हुए, सबसे पहले फैक्टर हमको करके बता दीजिए क्या कॉमन नहीं है हम। तो आप कहोगे सर अब इसमें आप 3x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, रूट 2x प्लस 3। बोलो बात समझ में आई। फिर -1 कॉमन ले लीजिए और कुछ और भी कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा बच्चों, 2 रूट 2, 4 रूट 2 कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या आएगा, रूट 2x प्लस 3। जरा चेक करिए फैक्टर परफेक्ट हो गया कि नहीं होगा। ठीक है, फैक्टर हो गया परफेक्ट बच्चों। अब बच्चों यहां से हमारे पास x की दो वैल्यूज निकल करके आएंगी। क्या क्या x की दो वैल्यूज निकल के आई, एक x की वैल्यू निकल के आई है 4 रूट 2 बाई 3 और x की वैल्यू निकल के आई है -3 अपॉन रूट 2। ठीक है, बोलो भाई समझ में आ गया। बोलो भाई समझ में आ गया। अब बच्चों इन दो में से कौन सी हम x की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। तुम कहोगे सर जो x है वो किसी का स्क्वायर रूट है, तो वो तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता किसी का स्क्वायर, तो हम x की वैल्यू क्या एक्सेप्ट करेंगे, 4 रूट 2 बाई 3। उसके बाद हम क्वेश्चन को बच्चों वापस लिखेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन को वापस लिखेंगे और उसमें वैल्यू हम x की पुट कर देंगे, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन आपका ओरिजिनली कुछ और। ठीक है, क्वेश्चन आपका ओरिजिनली कुछ और। बोलो भाई समझ में आ गया। तो क्या लिखे बच्चों, ये हो गया 6 प्लस लॉग बेस 3 बाई 2, कितना हो गया ये 1/3 रूट 2, और बाकी वैल्यू का नाम क्या है, x। x क्या हो गया बच्चों, 4 रूट 2 बाई 3। समझ में आ गया सबको। तो बन गया 6 प्लस लॉग बेस 3 बाई 2। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, क्या बन गया ये बच्चों 2 बाई 3 का स्क्वायर।
ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों, 6 प्लस लॉग 3/2। 2/3 को होल स्क्वायर पे बच्चों हम 3/2 की होल पावर -1 भी तो लिख सकते हैं। अरे -2 क्यों भाई, ये बात समझ में आ रही कि नहीं कि 2/3 का होल स्क्वायर है तो हम उसको 3/2 की होल पावर -2 भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये बच्चों 6 और -2 बाहर आ जाएगा, तो -2 log 3/2 और 6 -2 6 -2 into 1 that means 6 - 2 which is equal to 4। बच्चों आपका आंसर फाइनली निकल कर के आ गया और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सॉल्व। तो बच्चों ये सॉल्यूशन अब आपको पूरे अच्छे से समझ में आने चाहिए कि मैंने बहुत देर तक एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चों समेशन लिखा हुआ है। समेशन का मतलब होता है कि आप इसमें आर की वैल्यू एक एक करके पुट करते हैं। सबसे पहले हम आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 0। जब हम इसमें आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 + 2 अपॉन 0 + 1 दैट मीन्स log 2 to the base 2। ठीक है, फिर हम बच्चों आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 के बाद क्या आता है 1 आता है, तो हो जाएगा 1 + 2 अपॉन 1 + 1। उसके बाद बच्चों आर की वैल्यू मैंने 0 पुट की, फिर 1 पुट की। अब हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। जब हम आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। फिर हम आर की वैल्यू 0 पुट की, 1 पुट की, 2 पुट की। अब हम 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 2 5 और 3 + 1 4। ऐसे करते करते बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में आर की वैल्यू कहां तक जा रही है, 0 से लेकर के n - 1। अब हम इसमें आर की वैल्यू n - 1 भी पुट करते हैं। तो बच्चों पुट करते करते हम आर की वैल्यू n - 1 यहाँ पे लाके पुट करते हैं। क्या आएगी आर की वैल्यू n - 1, तो बनेगा n - 1 + 2 तो हो जाएगा n + 1। भाई आर की वैल्यू क्या है n - 1, n - 1 + 2 दिस इज n + 1, n - 1 + 1 दैट मींस n। और बच्चों आर की वैल्यू n - 1 से पहले कौन सी वैल्यू रही होगी, n - 2 है ना, तो n - 2 के बाद ही तो n - 1 आया होगा। तो अगर हम इसमें आर की वैल्यू n - 2 पुट कर दें तो क्या हम लिखेंगे, पुट करके दिखाइए। अगर हम आर की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे n - 2 तो ये हो जाएगा n - 2 + 2 दैट मींस n। ठीक है, और नीचे आएगा n - 2 + 1 दैट मींस n - 1। ये बच्चों एक्सप्रेशन निकल के आएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो बच्चों अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, यानी आर की वैल्यू एक एक पुट करके हमने उसमें डाली है और n - 1 तक उसमें आर की वैल्यू हमने पुट की। अब बच्चों हम राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को भी लिखते हैं, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को लिखने के लिए आप रेडी होइए और राइट हैंड साइड वाला बताइए एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखें। राइट वाले एक्सप्रेशन में जो बच्चों ये सिंबल होता है पाई जैसा, पाई वन जैसे सिंबल का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम उसमें आर की वैल्यू 10 पुट करते हैं, तो ये log 10 10 + 1 11 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 10 के बाद 11 को, तो 11 + 1 12 हो जाएगा। फिर 10 के बाद 11 11 के बाद 12 12 पुट करते हैं तो ये 13 हो जाएगा। ऐसे करते करते आर की वैल्यू बच्चों कहां तक पुट करनी है 99 तक, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो आगे, ये हो गया log, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हो गया log a + log b + log c + log d। log a + log b क्या होता है, वो होता है log a × b होता है ना। तो ये सारे नंबर्स log के अंदर क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 2 × 3/2, समझ रहे हो, सारे नंबर अंदर log के अंदर क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 × 3/2 × 4/3 × 5/4, ऐसे करते करते n × n - 1 × n + 1 अपॉन n इज इक्वल टू, ये बच्चों क्या बन जाएगा log 11 to the base 10, ये बन जाएगा log 11 अपॉन log 10। ऐसे लिख सकते हैं, log a भी होता है log a अपॉन log b। फिर ये बन जाएगा log 12 डिवाइड बाय log 11, ये बन जाएगा log 13 डिवाइड बाय log 12। इस तरह से एक्सप्रेशन चलता चला जाएगा, log 100 डिवाइड बाय log 99। ठीक है, क्या ये एक्सप्रेशन सभी को क्लियर है किस तरह से लिखा गया। चलिए एक्सप्रेशन बच्चों क्लियर हो गया, तो अब आप देखिए इसमें सिमेट्री जनरेट होगी।
सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कैंसिल होते चले जाएंगे। देखो बच्चों कैसे कैंसिल हो रहा है, ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, ऐसे करते करते बच्चों सारे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे। इसमें सिर्फ एक आखिरी टर्म बचेगा, उस आखिरी टर्म की वैल्यू क्या होगी, n+1। समझ में आया? उसी तरह से बच्चों राइट हैंड साइड में देखो, ये भी सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल होते चले जाएंगे। समझ रहे हो? सिर्फ आखिरी में बचेगा log 100 अपॉन log 10। बोलो भाई ये बात समझ में आई? तो बच्चों हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें log के अंदर आएगा n+1 और यहाँ पे log के पास होगा log 100 अपॉन log 10। ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया log n+1। यहाँ पे हम log का बेस नहीं लिखा है तो उसको 10 लिख देते हैं। log 100 अपॉन log 10, इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, log 100 बेस 10 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, log 10 10 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको? और समझ में आ गई तो आगे करिए। log का फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का कंप्लीट करिए। मैंने बताया था log a to the base b is equal to c, तो a क्या था, b की पावर c, यानी n+1 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2। समझ में आया? यानी n+1 कितना हो गया, 100, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 99। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना था, कंप्लीट करना था। ठीक है बच्चों, उसमें ये देख लीजिएगा ऊपर log का बेस जो है वो जो आप लिखना चाहे वही लिख लीजिएगा। तो उस पर वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, log का बेस 2 लिखा हुआ है, तो आप log का बेस 2 लिख करके काम करिएगा। ठीक है, तो log का बेस जब आप 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन आपका कंप्लीट।